अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाजिर हैं हम नॉवेल मलाल अस कलम अहमद राव के साथ। नॉवेल शुरू करने से पहले एक बात वाज़ेह कर दें कि हम किसी भी नॉवेल का कोई कॉपीराइट नहीं रखते। ये नॉवेल्स जिन राइटर्स के कलम से निकले हैं ये उन्हीं के हैं। हम सिर्फ उनके लिखे हुए अल्फाज को अपनी आवाज़ में आपके सामने पेश करते हैं। शुरू करते हैं नॉवेल। नॉवेल मलाल अस कलम अहमद राव। बाब नंबर 1, रिहाई। हवालात का दरवाज़ा खुला तो सामने लेटे शख्स पर रोशनी पड़ी। माथे पर बिखरे बाल, आंखों के नीचे हल्के कपड़े गर्द आलूद, आंखें बाले रंग की थीं जो इस वक्त काफ़ी थकी थकी मालूम हो रही थीं। दरवाज़ा खुलते ही एक हवलदार अंदर दाखिल हुआ। एक नज़र सामने लेटे शख्स पर डाली जो मुसलसल उसे घूर रहा था। ए लड़के, उठ, तेरी जमानत हो गई है। सामने लेटे शख्स के तासुरात बदले, पहले हैरानी फिर बेयकीनी। किसी और की जमानत होगी, बेफिक्र रहो, इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला। मैं कोई बहरा नहीं हूँ, अफसर साहब ने तुम्हारा ही नाम लिया था। अब शराफत से चलता है या दूसरी तरह लेकर जाओ। हवलदार ने अपने हाथ पे पकड़ी लाठी दिखाई थी। बुराक का दिल चाह रहा था कि उसके मुंह पर दो मुक्के रसीद करे, मगर हवलदार पर हाथ उठाकर वो एक और केस अपने खिलाफ नहीं बनवाना चाहता था। मेरी जमानत किसने करवाई? वो हैरान हुआ था, बहुत हैरान। होगा कोई तेरे गैंग का बंदा। हवलदार ने जैसे तंज किया था। मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूँ, मैं किसी गैंग का बंदा नहीं हूँ और ना ही कोई चोर हूँ। इतनी सी बात तेरे इस मोटे दिमाग में नहीं घुसती? अब की बार वो जरा चिल्ला कर बोला था गुस्से से। हवलदार के चेहरे पर शदीद गुस्सा तारी हो गया था। वो उस शख्स को मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि पीछे से वकील और एसएचओ अंदर दाखिल हुए। उन दोनों को देखकर हवलदार पीछे हटा। एसएचओ दराज कद का नॉर्मल से शक्ल का आदमी था। उसके यूनिफॉर्म की राइट साइड पर छोटी सी नेम प्लेट लगी थी जिस पर उसका नाम हुमायूं अहमद लिखा था। तुम्हें मैंने इसको लेने भेजा था, ना कि इसके साथ बहस करने। हुमायूं हवलदार की तरफ गुस्से से मुड़ा। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं अपने क्लाइंट को ले जा सकता हूँ? सवाल आराम से किया गया था। जी बिल्कुल जलाल साहब। हुमायूं जो अभी गुस्से में था, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। जेल से बाहर आकर उसने अपने साथ चलने वाले वकील को देखा। वो दोनों चलते चलते एक रोड तक आ गए थे जिसका नाम हॉली रोड था। वो उस शख्स को जानता भी नहीं था, फिर उसने उसकी जमानत क्यों करवाई? इस क्यों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अभी जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। जलाल ने आंखों पर चश्मा लगाते हुए बड़े राजदारी से कहा। और मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं एक ऐसे शख्स की बात क्यों मानूं जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता? जवाब सर्द लहजे में दिया गया था। उसकी आवाज़ गहरी और ठहरी हुई थी। मगर मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ बुराक हशाम। जलाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या किसी को जान लेना उस पर एतबार करने के लिए काफ़ी होता है? तुम्हें होगा, मुझ पर एतबार मुझे नहीं है, बुराक ने जताते हुए कहा। अभी इन बातों का वक्त नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ गौर से सुनना। अभी कुछ देर बाद एक गाड़ी आएगी। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। तुमने मेरी जमानत करवाई, इसका शुक्रिया। अब मैं अपना इंतज़ाम खुद कर लूँगा। जलाल को समझ आ गया था कि एक ज़िद्दी इंसान है जो सिर्फ अपनी सुनता है। क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारी जमानत किसने करवाई? खैर, अब मैं चलता हूँ दोस्त, शायद फिर कभी मुलाकात हो। जलाल ने बुराक को अलविदा कहा। उसका काम खत्म हो चुका था। जलाल के जाने के काफ़ी देर बाद वो इधर ही खड़ा रहा। उसे कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। बुराक की कोई फैमिली तो थी नहीं जो उसका इंतज़ार कर रही हो। सितंबर का महीना था, मगर धूप बहुत तेज़ होने की वजह से वो पसीने में भीग चुका था। रोड सुनसान पड़ा था, मगर उसमें कोई नई बात नहीं थी क्योंकि हाले रोड पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। उसने फुटपाथ के साथ साथ चलना शुरू किया। वो नहीं जानता था कि वो किधर जा रहा है, मगर वो अपने ख्यालों में गुम बस चलता रहा। तभी पीछे से किसी गाड़ी ने हॉर्न मारा। बुराक ने पीछे मुड़कर देखा, ये वही गाड़ी थी जिसका जलाल ने बताया था। बुराक नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ा। गाड़ी में से एक लड़की उतरी और बुराक की तरफ बढ़ी। उसने ब्लैक टी शर्ट और बैगी जींस के ऊपर फ्राडी जैकेट पहन रखी थी। काले लंबे बाल कमर पर गिरे हुए थे। आंखों में गहरा काजल, होंठ बिना लिपस्टिक लगाए भी गुलाबी थे। रंग सांवला मगर पुरकशिश था। जल्दी से गाड़ी में बैठो, हम पहले ही बहुत लेट हो गए हैं, वो जैसे हुक्म दे रही थी। हम नहीं, आप लेट हैं, वो जताते हुए बोला। पुलिस से बचकर आना कोई आसान बात नहीं है। अब हम चलें या तुम बस लड़कियों की तरह नखरे ही दिखाओगे? वो न गुस्सा कर रही थी न तंज, वो बस साफ गो थी। अब आप कौन हैं और क्या आपने मुझे रिहा करवाया है? वो गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी और बुराक उसके पीछे चलता हुआ सवाल कर रहा था। तुम बहुत बोलते हो और मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं पसंद। अब चुप करके गाड़ी में बैठो।
बे फिक्र रहो, तुम्हें अगवा नहीं कर रही, सिर्फ तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा रही हूँ। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठी थी। बुर्राक की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की पर एतबार करे या नहीं, मगर अभी उसकी मजबूरी थी। वो जानना चाहता था कि उसकी जमानत किसने करवाई, और मजबूरी तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये तो फिर एक हसीना थी, एक कातिल हसीना। वो ना चाहते हुए भी गाड़ी में बैठा। उस लड़की ने गाड़ी स्टार्ट की और जहाज की स्पीड पर उसको उड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ी। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि अगर कोई सामने आ जाता तो बिन मौत मारा जाता। अचानक रोड पर बहुत ज्यादा धुआं हो गया। हालत ऐसी थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी तेज स्पीड में अंधाधुंध सीधी चलती जा रही थी। आगे एक मोड़ पर गाड़ी सीधे खंभे खंभे से टकराई। ये एकदम गाड़ी में आग लगी। गाड़ी में बैठे बुराक हशाम ने उस दिन खुद को खो दिया था। गाड़ी में बैठना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, या शायद पहली बड़ी गलती। बिल्डिंग के बाहर सड़क पर एक लड़के की लाश सीधी पड़ी थी। उसकी हालत देखने में काबिल भी नहीं थी। ऐसे लगता था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी एक हड्डी भी नहीं बची होगी। सड़क पूरी उसके खून से भरी हुई थी। लाश के इर्द गिर्द पुलिस की नाकाबंदी थी और पुलिस इर्द गिर्द के लोगों से पूछताछ कर रही थी। सब हैरान थे, जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं था। तभी वहां एक गाड़ी आके रुकी। गाड़ी में से एक लड़की उतरी। उसने ग्रे कलर का पैंट कोट पहन रखा था, आंखों पर काले चश्मे लगा रखे थे और बालों की पोनी बांध रखी थी। वो तेज तेज कदम उठाते हुए आगे बढ़ रही थी। कुछ जल्दी में लग रही हैं आप? किसी ने पीछे से बोला था। वो एकदम मुड़ी आंखों से चश्मा हटाया। उसकी आंखें झील की तरह गहरी और भूरे रंग की थी। चश्मा हटाने के बाद नजर उस शख्स से मिली। दोनों एक दूसरे के रूबरू थे। तुम्हारी ये डराने वाली आदत गई नहीं हुमायूं, वो मुस्कुरा कर बोली। उसका लहजा पुरसकून था। और तुम्हारी लेट होने की, इंस्पेक्टर मिन्हा? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। फिर दोनों मुस्कुरा दिए, जैसे दो बिछड़े हुए दोस्त अरसे बाद मिले हों। इतने में एक पुलिस वाला उनके पास आया। उससे दोनों को देखकर सैल्यूट किया और इर्द गिर्द से जितनी भी मालूमात मिली थी वो सब बताई। सुनने में तो लगता है कि ये कोई कत्ल नहीं बल्कि खुदकुशी है। हुमायूं ने थोड़ा गौर करने के बाद बोला, जी सर, लोगों का कहना है कि रात को किसी ने भी इसकी चीखों की आवाज़ नहीं सुनी। अगर सर किसी ने इसे गिराया होता तो वो चीख ज़रूर मारता। और दूसरा सर, बिल्डिंग में कल सुबह से बाहर का कोई आदमी दाखिल नहीं हुआ। और उसकी बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि मिन्हा आगे लाश की तरफ बढ़ी। उसे देखते ही हुमायूं भी उसके पीछे चल पड़ा। मिन्हा ने पैंट की जेब से सफ़ेद दस्ताने निकाले और चलते चलते उन्हें पहनने लगी। उसे देखकर इर्द गिर्द के लोग पीछे हो गए थे। वो पुलिस की नाकाबंदी के अंदर आ चुकी थी और अब वो लाश के पास खड़ी थी। उसके पीछे ही हुमायूं खड़ा था। मिन्हा ने लाश का मुआयना किया। लाश की गर्दन पर कुछ उंगलियों के निशान थे। ऐसा लगता था कि किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की हो। ये एक कत्ल ही है। इसकी गर्दन पर निशान देखो। जरूर इसका गला घोंटकर इसे मारा गया होगा। इसलिए आसपास के लोगों ने इसकी आवाज नहीं सुनी और उसके बाद इसे बिल्डिंग से नीचे गिराया गया होगा ताकि ये एक खुदकुशी लगे। वो जैसे सारा केस हल कर चुकी थी। और तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि इसे किसी ने गिराया है? और इसकी गर्दन के गिर्द निशान कोई लाजमी नहीं है कि किसी ने इसका गला घोंटा हो। क्या पता ये इसकी अपनी उंगलियों के निशान हो। हुमायूं सोचते हुए बोल रहा था, पहले तो इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इसके मौत की वजह खुद सामने आ जाएगी। दूसरी बात, अगर ये खुद बिल्डिंग से छलांग लगाता तो मुंह के बल गिरता, मगर ये तो सर के बल गिरा हुआ है। तो हुमायूं साहब, अब आपका अगर कोई सवाल है या हम आगे केस पर बात करें? वो आधा केस हल कर चुकी थी जबकि पुलिस इतनी देर से उसे खुदकुशी साबित करने पर लगी हुई थी। यही तो उसकी खूबी थी। वो मिनटों में केस हल कर लिया करती थी। तुम बहुत होशियार हो मिन्हा। केस को मिनटों में हल करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। हमेशा की तरह हुमायूं उससे मुतासिर हुआ था। वो थी ही ऐसी लोगों को मुतासिर करने वाली। खैर, वो तो मैं हूं। वो मुस्कुराई थी और उसको मुस्कुराता देख हुमायूं भी मुस्कुरा दिया था। बुराक की रिहाई से 2 दिन कबल वो सरबराही कुर्सी पर बैठा था। ब्लैक ड्रेस पैंट के ऊपर ब्लैक ड्रेस शर्ट पहने वो 40 साल का आदमी काफी वजीह लग रहा था। हाथ में घड़ी बांधे, शर्ट के बाजू पर फोल्ड किए हुए थे, बाल पीछे की तरफ हुए थे। उसकी कुर्सी के इर्द गिर्द बाकी सब कुर्सियां लगाए बैठे थे, जैसे कोई अहम गुफ्तगू चल रही थी। बीच में एक टेबल था जिस पर एक नक्शा रखा था। नक्शा किसी रोड का था। उसके उल्टे हाथ पर एक 25 साल लड़का बैठा था जिसने हाथ में लैपटॉप पकड़ रखा था। ब्लू जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहने वो बहुत प्यारा तो नहीं मगर अच्छा लग रहा था। उसके साथ ही 2 बड़े बड़े पहलवान बैठे थे। ऐसा लगता था कि दोनों बचपन से ही जिम करते थे। सीधे हाथ पर 2 लड़कियां बैठी थी। एक के लंबे काले बाल कमर पर गिरे थे और दूसरे के बाल घुंघराले थे। उनकी कुर्सियों के गिर्द बहुत सारे खाली गत्ते की पेटियां पड़ी थी।
देखने में ये कोई पुराना गोदाम लग रहा था। आज से ठीक 2 दिन बाद हमारे साथ एक और शख्स शामिल होगा, जिसकी डिस्कशन के लिए हम इधर मौजूद हैं। मैंने वकील से बात कर ली है, वो बुराक की जमानत करवाकर उसे हाले रोड तक छोड़ देगा। लायला, तुम बुराक को वहां से पिक करोगे। वो शख्स नक्शे को देखकर बोल रहा था और सब गौर से सुन रहे थे। मैं क्यों इतना बड़ा खतरा मोल लूं, वो भी किसी ऐसे के लिए जिसको मैं जानती तक नहीं हूं। वो साफ साफ अल्फाज में इनकार कर रही थी। लहजे में एक रोब था। उसे बात दिल में रखनी नहीं आती थी। जो उसके दिल में होता था वही उसकी जुबान पर होता था। मोहतशम हर एक शख्स की साइकी समझता था। उसे पता था कि अपनी गैंग के किस शख्स से किस तरह काम निकलवाना है। उसने गैंग में हर बंदे को चुन चुन कर शामिल किया था। जो मैंने कहना था कह दिया। अब आप सब लोग जा सकते हैं। इतना कहने की देर थी और सब उठ उठकर जाने लगे। उनको देखा देखी लायला भी पैर पटकती उठी। लायला, तुम इधर ही रुको, हमें आगे प्लान पर बात करनी है। लायला जो अभी जाने लगी थी वो मुंह बनाते हुए दोबारा बैठ गई। जब सब चले गए तो वो शख्स बोलना शुरू हुआ। मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मेरे हुक्म से इनकार करने का मतलब है गैंग से निकल जाना। तुम चाहे मेरी जितनी मर्जी पसंदीदा हो, मगर ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम सारे गैंग के सामने मुझे इनकार करो। याद है वो वक्त जब तुम्हें मेरी जरूरत थी और मैंने तुम्हारी मदद की थी? अब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम इनकार कर रही हो। वो एक सर्द लहजे में बोला था। लायला खामोश रही। उसके बाद अब उसके पास अब इनकार का कोई जवाब नहीं था। लायला कुछ भी हो सकती थी, मगर एहसान फरामोश नहीं। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें किसी भी तरह बुराक को गाड़ी में बिठाना है। उसके बाद तुम गाड़ी को फुल स्पीड में चलाते हुए बुराक के साथ गाड़ी से बाहर छलांग लगा दोगी। इस सब के दरमियान ही मेरे बंदे रोड पर एक गैस छोड़ेंगे, जिसकी वजह से तुम दोनों गाड़ी से छलांग लगाते हुए नजर नहीं आओगे। जो गैस हम छोड़ने वाले हैं वो काफी टॉक्सिक है, इसलिए तुम दोनों का मास्क पहनना जरूरी है। फिर गाड़ी सीधे खंभे से टकराएगी और दुनिया के लिए उसमें बैठे तुम दोनों भी उसी पल मर जाओगे। प्लान काफी अच्छा था, मगर लायला के लिए सबसे मुश्किल बुराक को छलांग लगाने पर राजी करना था। वो बुराक को जानती भी नहीं थी, मगर गैंग के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा था। तुम दोनों छलांग लगाने के बाद गली नंबर 4 के अंदर दाखिल हो जाना। वहां से एक और गाड़ी तुम दोनों को पिक करेगी और हमारे इस अड्डे तक पहुंचा देगी। वो सारा प्लान बता चुका था। क्या हुआ, तुम परेशान नजर आ रही हो? जिस लायला को मैं जानता हूं उसे ऐसे एडवेंचर्स करना पसंद है। वो लायला को गुमसुम देखकर बोला। अगर बुराक ना माना छलांग मारने के लिए, एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन ले मुस्तजिम साहब, मैं मरने से ज्यादा मारने पर यकीन रखती हूँ। अगर उसने छलांग न मारी तो मैं उसके साथ मरने वाली नहीं हूँ। मोहतशम जानता था कि लायला का अंदेशा बिल्कुल दुरुस्त था। बुराक अपनी मर्जी का मालिक था और अभी बुराक उसके अंडर नहीं आया था जो वो उसके मुताबिक चले। लेकिन वो जानता था कि बुराक उन लोगों में से है जो चैलेंज जीतने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, और ये बुराक की सबसे बड़ी ताकत के साथ साथ उसकी कमजोरी भी थी। तुम उसके दिमाग के साथ खेलोगी, वो तुमसे हारना पसंद नहीं करेगा। आगे तुम खुद समझदार हो। उस लड़के का हुलिया बताना पसंद करेंगे या किसी को भी उठा कर ले आऊं? मोहतशम हल्का सा मुस्कुराया। वो काम भी एक रोब से करती थी। बुराक की गाड़ी में बैठने के बाद लाइला ने गाड़ी स्टार्ट की। सुनो, ये पिछली सीट पर 2 मांस पड़े हैं, वो उठाना जरा। वो बहुत आराम से बोल रही थी। कोई पागल ही होता जो उसे इनकार करता। बुराक ने गुस्सा जब्त करते हुए दोनों मास्क उठाए और लायला को पकड़ा दिए। लायला ने एक मास्क पहना और दूसरा बुराक को वापस पकड़ाया। देखें बीबी, मैं आपका नौकर नहीं हूं जो आप बार बार मुझसे काम करवा रही हैं। वो बुरा मान गया था। चुप करके पहनो इसे। आपके उसका लहजा जरा सख्त था। बुराक ने कुछ कहना चाहा मगर खामोश रहा। लायला ने गाड़ी फुल स्पीड में भगाई। बुराक को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। गाड़ी का दरवाजा खोलो, लायला ने बुराक को हुक्म देते हुए कहा। बुराक ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। जब तक उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठा है, दरवाजा पूरा खुल चुका था। बुराक ने हैरान होते हुए लायला को देखा। लायला पुरसुकून बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और कोई हुक्म है आपका? वो तंज कर रहा था। उससे लायला से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। हाँ, बस अब गाड़ी से बाहर छलांग लगा दो। वो बेध्यानी में आम से लहजे में बोली। आप पागल तो नहीं हैं? देखिए, अगर तो आप मुझे मारना चाहती हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह मैं मरूंगा नहीं, बस कोई हड्डी टूट सकती है। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसान मौत दूंगी मैं तुम्हें? वो इतराते हुए बोली। खैर, अभी मेरी बात को समझो, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर हमने छलांग न लगाई तो वो सामने खंबा देख रहे हो, गाड़ी उससे टकराएगी और हम दोनों बिन मौत मारे जाएंगे। दोनों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, मगर बुराक उसकी बात नजरअंदाज करते हुए आराम से बैठा रहा। लायला के पास वक्त कम था। बाहर हर जगह गैस फैलना शुरू हो गई थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था।
अगर वो गाड़ी को आगे खंबे के पास से टर्न करना भी चाहती तो नहीं कर सकती थी, इसलिए खुद छलांग मारकर अपनी जान बचाना तो आसान था, मगर इस वक्त साथ बैठे शख्स को इसके लिए राजी करना थोड़ा मुश्किल था। उसने बुराक की तरफ देखा और बुराक ने उसकी तरफ। दोनों की नजर मिली। उसी लम्हे लायला ने न जाने सोच लिया था कि वो उस शख्स को मरने नहीं दे सकती थी। तुम इतने डरपोक होंगे मुझे नहीं पता था। मैं एक लड़की होकर नहीं डर रही और तुम हट्टे कट्टे मर्द होकर भी डर रहे हो। यार क्या फायदा इतने बॉडी बनाने का जब एक लड़की से ही हार मान ली। उसने मोहतशिम के बताए गए रास्ते पर अमल किया था। अब के बुराक पर जुनून ताई था। तीर सीधा निशाने पर लगा था। मैं किसी से नहीं डरता। बुराक ने जुनून में आकर गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी और उसे देखते ही लायला ने भी गाड़ी से बाहर छलांग लगाई। आखिर वो अपने मिशन में कामयाब हो गई थी। बुराक सड़क पर रोल होता हुआ फुटपाथ से टकराया। उसके माथे पर चोट आई थी। कुछ देर बाद लायला भागती हुई उसके पास आई। लायला के उल्टे बाजू पर चोट लगी थी और कुछ हल्की फुल्की खराशियां आई थी। तुम ठीक हो? अभी जल्दी उठो और मेरे साथ चलो। बुराक दर्द में था। उसके जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द कर रहा था। बुराक सीधा हुआ और फुटपाथ पर बैठा। आप फिक्र न करें, अभी मैं जिंदा हूं, वो दर्द से कराहते हुए बोला। जल्दी उठो, इस धुएं के खत्म होने से पहले हमें गली नंबर 4 में जाना है। उधर एक गाड़ी हमें पिक करने आएगी। उसमें फर्स्ट एड बॉक्स होगा, हम वहां से दवाई लगा लेंगे। बुराक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वो इतना जानता था कि इस लड़की की बात मानने के सिवा उसके पास अब कोई हल नहीं है। बुराक खुद को संभालते हुए उठा। लायला ने अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे बाजू को पकड़ रखा था। वो दोनों खुद को संभालते हुए गली नंबर 4 की तरफ बढ़े। गली न ज्यादा तंग थी न ज्यादा खुली, मगर वीरान थी। आधे से ज्यादा घरों पर ताले लगे थे। दोनों गली के कोने पर खड़े होकर गाड़ी का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक गाड़ी आई, फिर दोनों उसमें बैठे। गाड़ी में बैठे शख्स ने उन दोनों की मरहम पट्टी की थी। फिर आगाज हुआ एक नए सफर का, जिसमें वो दोनों ही बर्बाद होने जा रहे थे। शाम हो चुकी थी। सूरज गुरूब हो रहा था। मिन्हा और हुमायूं दोनों टीवी लाउंज में बैठे खबरें सुन रहे थे। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी चलने लगी। ब्रेकिंग न्यूज कुछ इस तरह थी। हाले रोड पर एक और हादसा। अभी कुछ देर पहले एक गाड़ी ओवर स्पीड होने की वजह से खंबे से टकराई और गाड़ी में आग लगने की वजह से अंदर बैठे लोगों का कुछ पता न चल सका। शनाख्त के लिए उनकी लाश तक न मिली। पुलिस का कहना है कि अभी तक मरने वालों के घर से किसी ने राब्ता नहीं किया। मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहें। न्यूज एंकर आगे और खबरें सुना रही थी, मगर इतने में किचन से एक ज़ईफ औरत हाथ में चाय की ट्रे लिए टीवी लाउंज में दाखिल हुई। उनको देखते ही मिन्हा उठी और ट्रे पकड़कर टेबल पर रखी। हुमायूं अपना कप उठाकर चाय पीने लगा। बेचारे कितनी दर्दनाक मौत मारे गए, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। ज़ईफ औरत काफी फिक्र में नजर आती थी। अरे बीजान, इन लोगों को भी तो गाड़ी आराम से चलानी चाहिए थी ना। हुमायूं बहुत प्यार से बोल रहा था। बीजान मिन्हा के पास सोफे पर बैठ चुके थे। फिर भी बेटा, हुकूमत को चाहिए कि कुछ एक्शन ले। हर रोज हाले रोड पर नए नए हादसे हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा नानी जान आपने। बल्कि हुमायूं, हाले रोड तो तुम्हारे इलाके में आती है, तुम क्यों नहीं ये मसला आगे पेश करते? मिन्हा हुमायूं से बात कर रही थी, मगर हुमायूं को तो साफ सूंघ गया था। क्या मैं इससे बता दूं? नहीं, मैं इसकी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी वो बात को गोल करने ही वाला था कि बी जान ने उसका भांडा फोड़ दिया। इसकी पोस्टिंग तो बलूचिस्तान हो गई है, तुम्हें नहीं बताया इसने? मिन्हा जो चाय का कभी भी उठाने ही वाली थी वहीं रुक गई। उसने एक नज़र हुमायूं की तरफ देखा। हुमायूं, तुमने मुझे बताना तक पसंद नहीं किया। वो गुस्से में आग बगोला हो रही थी। उसे हुमायूं से ये उम्मीद नहीं थी। वो बचपन से उसे सब बताता था। यार मुझे पता था तुम गुस्सा करोगी, इसीलिए नहीं बताया। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। मिन्हा उसकी बात इग्नोर करती हुई चाय पीने लगी। वो ऐसी ही थी। नाराज होती थी तो बात करना छोड़ देती थी। तभी दोनों के फोन पर एक मैसेज आया। वो कोई रिपोर्ट थी। मिन्हा रिपोर्ट को पढ़कर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग के बाहर मिलने वाली लाश की मौत गला घुटने की वजह से हुई थी। मजीद ये कि गले पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो किसी और शख्स के थे। उन फिंगरप्रिंट्स के जरिए कातिल को पकड़ना बहुत आसान था। वो एक और केस हल कर चुकी थी। नानी जान, अपने पोते को बता दें कि मिन्हा कभी गलत नहीं होती और ना ही वो बातें छुपाती है। अच्छा नानी जान, मैं चलती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। बीजान के माथे पर प्यार करते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। ये किस बारे में बात कर रही थी? बीजान को समझ में नहीं आया वो किस बारे में बात कर रही है। छोड़े प्यारी बीजान, पता तो है आपको, बचपन से उसकी आदत है, जब भी वो मुझसे नाराज होती है तो आपका नाम लेकर मुझे बातें सुनाती है। वो मुस्कुरा दिया, जैसे कोई बचपन की याद ताज़ा हो गई हो। मिन्हा का ख्याल भी उसे खुश करने के लिए काफ़ी था।
اتنی محبت کرتے ہو منہا سے تو بتاتے کیوں نہیں اسے؟ بی جان اس کی مسکراہٹ دیکھ کر بولی، محبت بتائی نہیں دکھائی جاتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن اسے میری محبت دکھائی دے گی، اور وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ وہ جیسے کسی خواب سے کیفیت میں بول رہا تھا۔ اللہ تم دونوں کے حق میں بہتر کرے۔ بی جان ان دونوں کو دعا دے رہی تھی، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں سے اترے۔ براق کے ماتھے پر سنی پلاس لگا ہوا تھا، چوٹ اتنی بڑی نہیں تھی۔ گاڑی ایک پرانے گودام کے پاس ان کو اتار چکی تھی۔ آس پاس ویران جنگل تھا۔ رات کے وقت یہ جگہ تھوڑی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ لائلہ اس جگہ سے مانوس تھی، وہ کافی عرصے سے ادھر رہ رہی تھی، مگر براق کے لیے یہ سب نیا تھا۔ چلو اندر، باہر کسی جنگلی جانور نے تم پر حملہ کر دیا تو کہو گے یہ میرا پلان تھا۔ وہ اسے چڑھا رہی تھی اور وہ کامیاب ہوئی تھی۔ آپ تو چھپ ہی رہیں، آپ کا تو آج فل ارادہ تھا مجھے مارنے کا، وہ تو میں معصوم کسی طرح بچ گیا۔ وہ ایک لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ اب اندر چلیں مسٹر براق، تانے بعد میں دے دینا۔ وہ اندر چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ پہلے آپ اپنا نام بتائیں۔ پہلے تم مجھے آپ کہنا شروع کرو۔ پہلے تم مجھے آپ کہنا چھوڑو۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں تم سے بہت بڑی ہوں۔ عزت راس نہیں آپ کو؟ وہ آپ سن کر پھر سے غصے میں آ گئی۔ براق اپنی غلطی کا فوراً احساس ہوا۔ وہ میرا مطلب تم، اس نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ میرا نام لائلہ سلطان ہے۔ اب اندر چلیں یا ادھر ہی سب پوچھو گے؟ اتنا کہہ کر وہ آگے کی طرف چلنے لگی۔ براق اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ گودام کا دروازہ 8 فٹ لمبا تھا۔ لائلہ دروازے کی بائیں طرف چلنا شروع ہو گئی۔ اس طرف کچھ جھاڑیاں تھیں جن کو لائلہ ہاتھ کی مدد سے پیچھے کر رہی تھی۔ لائلہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی اور آخر میں وہ اس سے مل گئی۔ وہ ایک بائیو میٹرک ڈیوائس تھی۔ اس نے اپنا انگوٹھا ڈیوائس پر لگایا اور دروازہ خود بخود کھول گیا۔ دروازہ کھلنے کے بعد دونوں اندر داخل ہوئے۔ گودام میں جگہ جگہ بڑی بڑی گتے کی خالی پیٹیاں رکھی تھیں جن پر مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سالوں سے ادھر کوئی نہیں آیا۔ اندر کافی اندھیرا تھا، صرف ایک روشن دان سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ دونوں چلتے چلتے ایک دروازے کے پاس رکے۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر بیٹھا شخص ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کے درمیان میں ایک بڑا سا میز تھا۔ اس کے گرد 8 کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ میز پر مختلف نقشے اور کچھ اہم پیپرز پڑے تھے۔ سربراہی کرسی پر محتشم بیٹھا تھا اور ارد گرد وہی سب لوگ بیٹھے تھے۔ اور یہ ہیں ہمارے گینگ کے 7ویں ممبر۔ محتشم نے براق کی طرف اشارہ کیا۔ سب براق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں کسی گینگ کے لیے کام نہیں کرتا۔ آپ نے غلط بندے پر اپنا وقت برباد کیا ہے۔ سب اس سے سن رہے تھے۔ لائلہ کے بعد وہ دوسرا شخص تھا جو محتشم کی بات سے انکار کر رہا تھا۔ لائلہ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈال رہی تھی۔ وہ جیسے اس گفتگو میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے۔ محتشم تھوڑی دیر خاموش ہو گیا۔ سب باہر جاؤ، مجھے براق سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ محتشم کے اتنے بولنے کی دیر تھی اور سب باہر جانے لگے۔ سب کے باہر جانے کے بعد محتشم نے براق کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا۔ کمرے سے باہر سب کھڑے ان دونوں کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سب اپنے اپنے اندازے کے مطابق رائے دے رہے تھے۔ اس کو تو گن بھی چلانی نہیں آتی ہوگی، باس نے اسے کیوں گینگ میں شامل کیا؟ ایک پہلوان بولا۔ سیکھ جائے گا، دیکھنے میں کافی تیز لگتا ہے، وہ 25 سالہ لڑکا بولا تھا۔ ہاں، اور ہینڈسم بھی کتنا ہے، کالی شکاری آنکھیں ہیں اس کی، اونچا لمبا۔ وہ گھنگریالے بالوں والی تھوڑا سوچنے کے لیے رکی، پھر سوچ کر اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ 6 فٹ قد تو پکا ہے، اور اس کے بکھرے بال، اف، قیامت ہے پورا۔ وہ جیسے خود سے بات کر رہی ہو۔ شیلا، میرے خیال سے تم اور احمد ریلیشن شپ میں ہو۔ لائلہ جیسے اسے یاد کروا رہی تھی۔ احمد جو پہلے براق کی حمایت کر رہا تھا اب کافی غصے میں نظر آ رہا تھا۔ نہیں، میں تو بس ویسے ہی۔ شیلا کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور احمد ناراض ہوتا وہاں سے جا چکا تھا۔ تم میری سب سے بڑی دشمن ہو، آخر تم میری باتیں بولتی ہی کیوں ہو؟ شیلا لائلہ سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ لائلہ نے اس کی بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں کیا۔ وہ پاگلوں سے بحث نہیں کرتی تھی۔ احمد میری بات تو سنو۔ شیلا احمد کے پیچھے جانے لگی۔ بے وقوف لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے سامنے دوسرے لڑکی کی تعریف کر رہا تھا۔ اب دوسرا پہلوان ہنس کر احمد کا مذاق اڑانے لگا۔ جیمی، تم دونوں اب جاؤ، جا کے سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے۔ لائلہ نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ کچھ لمحوں بعد سب یہاں سے جا چکے تھے اور لائلہ بنا اجازت کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ براق کی رہائی سے 2 دن بعد منہا نائٹ سوٹ پہنے اپنے کمرے میں لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اتنے میں سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا فون بجا۔ وہ کتاب میں مگن فون کال اگنور کر رہی تھی۔ کمرے میں ایک عورت داخل ہوئی۔ اس کی شکل منہا سے بہت ملتی تھی۔ منہا اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے باپ کے انتقال کو ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا۔ منہا،
तुम अब मार खाओगी। हुमायूं तुम्हें पिछले 2 दिन से इतनी कॉल्स कर चुका है, बात करो उससे। सोनिया बेगम काफी गुस्से में थी। अम्मी, आपको तो अपना भतीजा हमेशा ही ठीक लगता है, मैं सौतेली हूं क्या? वो बुरा मान गई थी। तुम ऐसी ही जिद्दी हो, बचपन से लेकर आज तक तुमने कभी अपनी गलती मानी है? वो सच कह रही थी। मान लें इस बार गलती उसकी थी, उसे मुझे बताना चाहिए था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो गलत हो सकती थी। उसे पता था तुम यही ड्रामा करोगी, इसलिए उसने तुम्हें नहीं बताया। जो भी हो, जब तक वो खुद अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी और हुमायूं कमरे में दाखिल हुआ। उसने स्वेट शर्ट और ट्राउजर्स पहन रखा था। मुझसे सॉरी करने इधर नहीं आ जाता, मैं नहीं मानूंगी। जी तो मैं आ गया सरकार। हुमायूं ने उसकी बात मुकम्मल की। वो मुंह फेर कर चादर लपेट कर सोने का ड्रामा करने लगी। कोई इस लड़की को बताए कि सुबह 5 बजे मेरी फ्लाइट है। अब अगर ये ऐसा करेगी तो मैं बीजान को लेकर वापस चला जाऊंगा और जाते हुए मिलकर भी नहीं जाऊंगा। वो हैरानिया तौर पर बोल रहा था। बिस्तर में लेटी मिन्हा एकदम उठी जैसे उसमें जिन आ गए हों। वो हुमायूं की तरफ जंगली बिल्ली की तरह भागी। सोनिया बेगम यह सब तमाशा देखकर हंस रही थी। मिन्हा ने हुमायूं की कमर पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी थी। वो अपना गुस्सा नाराजगी ऐसे ही निकालती थी। हुमायूं उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब बस करो, मेरे बच्चे की जान लोगी क्या? सोनिया बेगम बुरा मान गई थी। कुछ देर बाद उसका गुस्सा खत्म हो चुका था। अब ट्रीट के तौर पर हुमायूं मिन्हा और उसकी छोटी बहन नूर को आइसक्रीम खिलाने बाहर लेकर गया था और बीजान अपनी बेटी सोनिया से बैठी बातें कर रही थी। सुबह होते ही हुमायूं को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके वो घर वापस आई। जिम जाने के लिए ट्रैक सूट पहना, नीचे जॉगर्स पहने, बालों की पोनी की और हाथ में पानी की बोतल लेकर घर से निकली। मिन्हा सुबह सुबह वॉक करते हुए जिम जाया करती थी। रोज सुबह के वक्त सड़क खाली होती थी। परिंदों के चहचहाने की आवाजें, ठंडी हवा मजा दुबाला कर रही थी। मिन्हा कानों में ब्लूटूथ लगाए वॉक करते हुए गाने सुन रही थी। तभी उसे कुछ महसूस हुआ जैसे उसको इसका पीछा कर रहा हो। उसने मुड़कर देखा। उसके पीछे एक बहुत वजीह आदमी था। उसने बिना आस्तीनों वाली ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, नीचे ब्लैक ही ट्राउजर पहन रखा था। उसके बाइसेप्स काफी बड़े थे और हाथों पर वेन्स वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। वो जिम का शौकीन लगता था। मैंने उसको देखकर रुक गई और उसे घूरने लगी। कब से पीछा कर रहे हो मेरा? वो सीधा काम की बात पर आई थी। जी मैं। वो थोड़ा बुखला गया था। मिन्हा उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। वो भी उसे ही देख रहा था। वो जैसे मिन्हा की इन झील जैसी आंखों में खो गया था। बुराक को जैसे शौक लगा था। उसने ये गहरी झील सी आंखें पहली भी एक बार देखी थी। 2 साल कबल एक शादी में मिन्हा की यही आंखें देखकर वो अपना दिल हार बैठा था और आज 2 साल बाद वो उसके सामने दोबारा खड़ी थी। इन 2 सालों में बुराक एक बार भी इन आंखों को नहीं भूला था। उसे लगा था कि वो मिन्हा से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन आज किस्मत ने बुराक को मिन्हा से फिर मिला दिया था। वो अपनी किस्मत पर रश करते हुए खुलकर मुस्कुराया। और कोई नजर आ रहा है इधर? वो तब कर बोली। मैं तो मासूम सा आदमी हूँ इंस्पेक्टर जी। वो बहुत ही मासूम से अंदाज में बोलकर आगे बढ़ा, फिर रुक कर मिन्हा की तरफ देखा। मिन्हा किसी सोच में गुम थी। आस पास में कोई जिम है? असल में मैं कल ही इधर शिफ्ट हुआ हूँ और उसमें एक दिन भी जिम मिस नहीं कर सकता। वो कुछ बोल रहा था और मिन्हा कुछ और सोच रही थी। ये एकदम उसके दिमाग की घंटी बजी। तुम कैसे जानते हो कि मैं इंस्पेक्टर हूँ? मिन्हा को ताज्जुब हुआ। सबके जाने के बाद कमरे में सिर्फ बुराक और मुहतशिम रह गए थे। कमरे में अजब सी खामोशी थी, जैसे वो दोनों ही एक दूसरे के बोलने का इंतजार कर रहे हों। तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी गैंग में शामिल हो जाऊं? बुराक ने मुहतशिम की आंखों में देखकर बोला, जैसे वो उसकी आंखों के जरिए जानना चाहता हो कि ये शख्स एतबार के काबिल है या नहीं। आंखें हमारे जिस्म का वो हिस्सा होती हैं जो कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने तुम्हारी जमानत इसीलिए करवाई है क्योंकि तुम्हें कोई एतराज है मेरे साथ काम करते हुए? बुराक वल्द हशाम। मोहतशिम ने आखिरी अल्फाज पर जोर देकर बुराक की दुखती रग पर हाथ रखा था। बुराक अपने बाप का नाम सुनकर माजी की किसी याद में गुम हो चुका था। एक छोटे से कमरे में वो 6 साल बुराक चारपाई पर लेटा था। बुराक तेज बुखार में तप रहा था। कमरे में सिर्फ 2 चारपाइयां थी। एक कोने में छोटी सी अलमारी थी जिसमें से उसकी माँ एक कपड़ा निकाल रही थी। उसके दूसरे हाथ में एक प्याला था जिसके अंदर बर्फ और पानी पड़ा था। उसकी माँ बुराक के साथ वाली चारपाई पर बैठी और कपड़े को प्याले में भिगोने लगी। जब कपड़ा अच्छे से भीग गया तो उसने कपड़ा बुराक के माथे पर रखा। बुराक जो बुखार में बेहोश सा पड़ा था वो दर्द से कराहने लगा। अम्मी इसे हटाएं, मुझे दर्द हो रहा है। बेटा, तुम्हारा बुखार बहुत तेज है, मुझे ठंडी पट्टियां करने दो, देखना सुबह तक मेरे बेटे का बुखार उतर जाएगा। वो बुराक को तसल्ली दे रही थी। अम्मी, बाबा कब आएंगे?
बस एक ये सवाल वो हर वक्त अपनी माँ से करता था, और उसकी माँ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सूफिया, बुराक की माँ की आंखें यकदम नम हो गई थी। उसने अपनी आंसू छुपाने की कोशिश की। वो एक मजबूत माँ थी। बेटा, वो जल्द आएंगे। उसने ये जुमला बहुत मुश्किल से पूरा किया। वो भी तंग आ गई थी अपने इकलौते बेटे से झूठ बोल बोल के। अम्मी बाबा कब आएंगे? बुराक का बचपन बस इसी सवाल के गिर्द गुजरा था, जिसका जवाब ना तो उसे पता था, ना ही उसकी माँ को। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो खुद ही ये सवाल करना बंद कर दिया। वो समझ गया था कि उसकी माँ को सबसे ज्यादा तकलीफ ये सवाल देता है। सोफिया और वो छोटे से कस्बे में रहते थे। सोफिया ने कपड़े सिलाई कर करके उसे पढ़ाया था, मगर आखिर में वो अपने बाप के नक्शे कदम पर ही चला। एक जासूस का बेटा जासूस। लगता है तुम्हें कुछ याद आ गया। मोहतशम ने बुराक को उसकी ख्याली दुनिया से जगाया। बुराक खामोश रहा। मैं जानता हूँ कुछ लम्हों की याद भी अजियत देती है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मोहतशम ने हमदर्दी भरे लहजे में बोला। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। और आपको क्या लगता है, आप मेरे बाप का नाम लेकर मुझे अपने गैंग में शामिल करने में कामयाब हो जाएंगे? मैं नफरत करता हूँ उनसे। वो झूठ बोल रहा था। वो अपने बाप से नफरत कर ही नहीं सकता था। जिस शख्स के प्यार के लिए वो बचपन से तरसा था, वो उस शख्स से नफरत कैसे कर सकता था? लेकिन तुम्हारा बाप तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। आप मेरे बाप को कैसे जानते हैं? बोराक को थोड़ा तजस्सुस हुआ। मान लो वो मेरे बड़े भाई की तरह थे। उनकी मौत ने मुझे लावारिस कर दिया था। वो वाकई हशाम की मौत का जिक्र करके दुखी हुआ था। अपने बाप की मौत का सुनकर बुराक की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। उसे कहीं न कहीं यकीन था कि एक दिन वो अपने बाप से जरूर मिलेगा। आज वो उम्मीद टूटी थी। मेरा यकीन करो, हशाम भाई तुम्हें बहुत याद करते थे। अगर उनकी मजबूरी न होती तो वो कभी भी तुम्हें छोड़ कर ना जाते। वो सब माजी था। उसे भूल जाओ। आगे का सोचो। आगे क्या करोगे? तुम्हारे पास ना कोई सेविंग्स है, ना कोई नौकरी। वो उसे सब हकाइक बता रहा था। इतना तो बुराक भी जानता था कि मुहतशम सच कह रहा है, उसका कोई फ्यूचर नहीं था। मैं पहले की तरह जासूसी करके कमा लूंगा। तो तुम मेरे लिए जासूसी क्यों नहीं करते? मान लो मैं तुम्हारा नया क्लाइंट हूं, और बदले में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। घर, गाड़ी, हर वारदात में से तुम्हारा हिस्सा। उससे अच्छी ऑफर नहीं मिलेगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। वो अपना जाल बिछा चुका था। उसे यही तो आता था, लोगों को मैन्युपुलेट करना। लोगों को लगता था वो सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मगर वो ऐसा नहीं था। वो वाकई मास्टरमाइंड था। बुराक को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि वो इस गैंग में क्यों शामिल किया गया था। उसके लिए ये ऑफर बुरी नहीं थी। वो यही तो करता था, लोगों की जासूसी। लेकिन मुझे जासूसी किसकी करनी है? मुहतशिम मुस्कुरा दिया। आखिरकार बुराक मान गया था। तुम कैसे जानते हो कि मैं इंस्पेक्टर हूँ? मेनहा को ताज्जुब हुआ। मैं कल ही आपके घर के साथ वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ हूँ। कल आपके घर भी आया था। आपकी अम्मी ने ही बताया आपके बारे में। वो जैसे पूरी कहानी बताना शुरू हो गया था। मेनहा नफी में सर हिलाते हुए आगे बढ़ गई। अम्मी भी ना हर किसी को घर में घुसा लेती हैं। मिनहा ने दिल में सोचा। सुने, अगर आप जिम जा रही हैं तो मुझे भी साथ ले जाए। वो पीछे से बोला था। लेकिन मुझे जासूसी किसकी करनी है? तुम्हें पुलिस की जासूसी करनी है। उनका एतमाद जीतना है, खास तौर पर इंस्पेक्टर मिन्हा का। बाकी जब वारदात की बारी आएगी तो तुम्हें अगला काम बता दूंगा। मोहतशिम बुराक को उसका टास्क बता रहा था। किरदार बताएं कौन सा निभाना है, ताकि मैं रिसर्च वर्क शुरू करूं। पुलिस कंसल्टेंट, इस तरह तुम हर केस में मिन्हा के साथ रहोगे। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि वो केस किस तरह हल करती है। इसके अलावा तुम्हारे लिए जो अपार्टमेंट मैंने बुक करवाया है वो भी इंस्पेक्टर मिन्हा के घर के साथ का है। बुराक को अपना काम समझ आ गया था। मोहतशिम की बात भी खत्म हो गई थी। तभी लायला कमरे में दाखिल हुई। और अगर इसे किस पुलिस वाले ने पहचान लिया तो सब बर्बाद। लायला ने उन दोनों को अहम खतरे से आगाह किया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर उसका जवाब भी है मेरे पास। पहली बात, बुराक को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई थी। दूसरी बात, जिस थाने में बुराक बंद था उसका एसएचओ हुमायूं अहमद बलूचिस्तान जा चुका है। बाकी बात रही हवलदार की, तो उसका मुंह बंद करवाना कोई मुश्किल बात नहीं। ऐसा कौन सा सवाल था जिसका जवाब मोहतशिम के पास ना हो? वो हर काम पूरी प्लानिंग के साथ करता था। लाइला को अपना जवाब मिल चुका था। बहुत रात हो गई है, अभी जाकर तुम आराम कर लो। लाइला, बुराक को इसका कमरा दिखा देना। मोहतशिम हुक्म देकर कमरे से निकल चुका था। तो तुम मान ही गए? लाइला ने बात का आगाज किया। मुझे ऑफर अच्छी लगी तो मैंने हाँ कह दी, बुराक ने कमरे से जाते हुए कहा। लाइला बुराक के पीछे पीछे चल दी। कमरे के बाहर खड़ा बुराक हर चीज को गौर गौर से देख रहा था।
चलो तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूं तुम्हें। लायला की बात पर उसने चलने का इशारा किया। उस कमरे के सामने से सीढ़ियां ऊपर जाती थी। ऊपर आमने सामने काफी कमरे थे। हर मेंबर को अलग अलग कमरा दिया गया था। बुराक का कमरा सबसे आखिर में था। कमरा कोई बहुत बड़ा नहीं था। दीवारें भी बहुत पेचीदा हालत में थीं। कमरे के अंदर लकड़ी की पुरानी खिड़कियां थीं जो जंगल की तरफ खुलती थी। फर्श भी टूटा फूटा था, जैसे सदियों से मरम्मत न करवाई गई हो। बुराक कमरे में आते साथ बेड पर बैठ गया। लायला उसको छोड़कर अपने कमरे में जा चुकी थी। लायला का कमरा बुराक के कमरे के बिल्कुल सामने 2 कदम के फासले पर था। बुराक ने पहले तो सोने का इरादा किया, मगर काफी देर वो करवटें ही बदलता रहा। नींद आने का ही नाम नहीं ले रही थी। आखिर तंग आकर वो उठा। कमरे में इर्द गिर्द देखा। उसकी नजर खिड़की पर पड़ी जो हवा से हिल रही थी। उसने उठकर खिड़की खोली। कमरे में ठंडी और तेज हवा का दाखला हुआ। खिड़की के बाहर का नजारा बेहद हसीन था। यहां से गोदाम का पिछला हिस्सा नजर आता था। चौदहवीं का चांद आसमान पर चमक रहा था। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। लगता था कि बारिश आने वाली है। नीचे हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे। ये एक घना और बहुत बड़ा जंगल था। वो खिड़की के पास खड़े होकर यह मंजर देख रहा था। जब उसने अपनी बाईं तरफ देखा तो उधर वाले कमरे की खिड़की भी खुली थी। खिड़की में खड़ी लड़की जानी पहचानी थी। तुम सोए नहीं? लायला ने सवाल किया। नींद नहीं आई? तुम क्यों नहीं सोई? बुराक ने नॉर्मल से लहजे में कहा। मुझे नींद मुश्किल से आती है। कभी कभी तो हफ्ता हफ्ता नहीं सोती। लायला ने उसकी तरफ देखकर बोला, मगर वो चांद को देख रहा था। थोड़ी देर दोनों में कोई बात नहीं हुई। फिर इस अजीब सी खामोशी को तोड़ने के लिए लायला ने सवाल किया, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें जेल क्यों हुई थी? एक औरत मुझसे अपने शौहर की जासूसी करवा रही थी। बाद में खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया और साथ साथ मुझे भी फंसा दिया। वो एक एक लफ्ज चबा कर बोला। फिर? लायला को जैसे पूरी कहानी में दिलचस्पी थी। फिर क्या था? उसके शौहर की एसएचओ से दोस्ती थी। करवा दिया जेल में बंद मुझ मासूम को। वो मासूम से लहजे में बोला। अल्लाह, तुम कितने झूठे हो। मासूम, और वो भी तुम। वो उसे चढ़ाने के लिए बोली थी और वो कामयाब हुई थी। अभी तुम मुझे जानती कहाँ हो तुम। वो तब कर बोला। ये एकदम तेज बारिश शुरू हुई। बारिश को देखकर लायला का चेहरा खिल उठा। बारिश लायला सुल्तान का पसंदीदा मौसम था। वो अपने कमरे की तरफ वापस मुड़ी। तुम कहाँ जा रही हो? बुराक ने उसे जाते देखा तो सवाल किया। बारिश में नहाने। वो आधी रात को भी बारिश में नहा सकती थी। बुराक को यह पागलपन लगा था। चंद मिनट बाद लायला गोदाम के पिछले हिस्से में खड़ी नहा रही थी और बुराक ऊपर खिड़की में खड़ा उसे देख रहा था। सुबह होते ही मोहतशिम ने उसे पूरे गैंग से मिलवाया। कुछ लोग उसके आने से खुश थे और कुछ नहीं, मगर मोहतशिम के फैसले के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता था। अहमद, जिस वेबसाइट पर आज पुलिस कंसल्टेंट की पोस्ट का रिजल्ट आना है वो हैक करो। हमें रिजल्ट बदलना है। मोहतशिम ने अहमद को देखकर बोला। वो आईटी प्रोफेशनलिस्ट था। बिना किसी को पता चले एक वेबसाइट हैक करना उसके लिए बहुत आसान था। उसने लैपटॉप में कुछ कोडिंग की। थोड़ी देर बाद वेबसाइट हैक हो चुकी थी और रिजल्ट बदल जा चुका था। अब रिजल्ट के मुताबिक बुराक नया पुलिस कंसल्टेंट था। जो लड़का सच में सिलेक्ट हुआ था उसका एड्रेस निकालो। हमें उसका अपॉइंटमेंट लेटर गायब करना है और बुराक का जाली अपॉइंटमेंट लेटर भी तैयार करवाना है। मोहतशिम के हुक्म देने की देर थी और अहमद के हाथ चलना शुरू हो गए थे। मगर बॉस, पुलिस वाले 2 मिनट में जान जाएंगे कि बुराक का अपॉइंटमेंट लेटर झूठा है। अहमद ने मोहतशिम को खतरे से आगाह किया। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसा किसी को भी खरीदने के लिए काफ़ी है। दुनिया का हर इंसान पैसे का पुजारी है। हायरिंग डिपार्टमेंट में एक बंदे को मैं बहुत पहले ही खरीद चुका हूँ। वो बनवाएगा झूठा लेटर जो कि बिल्कुल असली लगेगा। मोहतशिम के पास हर मुश्किल का हल था। सब काम हो चुके थे। अब बारी थी मिन्हा और बुराक के मिलाप की। फ्लैट के किचन में पड़ी लाश सड़ रही थी। लगता था कि कत्ल 2 या 3 दिन पहले किया गया था। मरने वाले के पेट में 4 बार चाकू से वार किया गया था। फर्श पर पड़ा खून भी जम चुका था। पुलिस अपनी तशवीश कर रही थी और मीना फ्लैट से बाहर कोई अहम कॉल करने आई थी। अभी वो कॉल कट करके अंदर जाने ही लगी थी कि सीढ़ियों पर से ऊपर आते आदमी को देख कर रुकी। उसने ब्लैक पैंट पर ग्रे ड्रेस शर्ट पहन रखी थी। वो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। तुम यहाँ कैसे? मीना ने उसे देखते साथ सवाल किया। मान लें कि मैं अब आपके सर पर हर वक्त सवार होने वाला हूँ। वो मुस्कुराकर बोला। मीना के पास आकर उसने अपना कार्ड दिखाया। पुलिस कंसल्टेंट का कार्ड देखकर वो चुप हुई। फिर मुसलसल उसे घूरती रही जैसे मिन्हा को उस पर शक हो। अब अंदर चले मैडम जी, या फिर आप मुझे ऐसे ही घूरती रहेंगी? बुराक ने उसे अंदर चलने का इशारा किया। अगर तुम मेरी जासूसी करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं तुम्हारे जाल में नहीं आने वाली। वो दो टोक बात कर रही थी। उससे घुमाकर बात करने की आदत नहीं थी। मैं मासूम सा बंदा हूँ।
आप पता नहीं मुझ पर इतना शक क्यों करती हैं, वो बेहद मासूम अंदाज में बोला। देख लेंगे तुम कितने मासूम हो, मिनहा ने तंज भरे लहजे में कहा। फिर वो अंदर की तरफ बढ़ी और बुर्राक वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा, जैसे वो यहाँ अभी तक मिनहा को महसूस कर रहा था। काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। वो जिम और उसकी वर्क स्पेस हर जगह उसके साथ साई की तरह रहता था। मेनहा ने उसका बायोडाटा भी निकलवाया, मगर उसे वही सब पता चला जो बुराक ने अपनी प्रोफाइल में लिखा था। अब शुरू शुरू में मिन्हा को जो उस पर शक था वो भी कम होने लगा। दोनों का एक दूसरे से सामना रोज हो रहा था। बुराक की नजर सिर्फ मिन्हा पर थी। कुछ था उसमें जो बुराक को उसकी तरफ खींच रहा था। बाज लोग हमारी जिंदगी में होते हैं जो बस हमें अच्छे लगते हैं, बिना किसी वजह के। शाम का वक्त हो रहा था। मीना अपने कमरे में लिखी किताब पढ़ रही थी। आज इतवार का दिन था। आज मिन्हा ने पूरा दिन बेड पर लेटकर किताब पढ़नी थी, तभी कमरे में उसकी छोटी बहन दाखिल हुई। आपी, अम्मी कह रही हैं शामी कबाब तल दें और साथ में 3 कप चाय बना दें, मेहमान आए हैं घर पर। नूर सोनिया बेगम का पैगाम देकर कमरे से निकली। एक इतवार का दिन ही तो होता है, उस दिन भी कोई ना कोई काम याद आ जाता है अम्मी को। उसका मुंह बन चुका था, लेकिन उसका अपनी अम्मी से डांट खाने का कोई इरादा नहीं था। वो गुस्से में उठी और किचन की तरफ बढ़ी। किचन में आकर उसने चाय का पानी चढ़ाया और साथ साथ कबाब फ्राई करना शुरू किए। थोड़ी देर बाद चाय तैयार थी। मिन्हा ने चाय कप में डालना शुरू की। जाए किताब पढ़ लें, ये मैं ले जाती हूँ। नूर ने हमदर्दी दिखानी चाहिए। हाँ, मैंने इधर खड़े होकर इतनी मेहनत से चाय बनाई है और अम्मी के सामने तुम नंबर बना लो। वो बहुत तपी हुई थी। हद है आप ही, एक तो आप पुलिस वाले हर एक की नीयत पर शक करते हैं। वो बुरा मान गई थी। मिन्हा ने 3 कप ट्रे में डाले, साथ शामी कबाब की प्लेट रखी और डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ी। वहां सामने वाले सोफे पर बैठे शख्स को देखकर मिन्हा का गुस्सा आसमान को छी रहा था। इसके लिए इतनी मेहनत की, इससे बेहतर था मैं अम्मी की डांट खा लेती। उसके दिल में ख्याल आया। सामने बैठे लड़के ने आज ब्लू शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। आंखें मिन्हा को देखते ही चमक उठी। मिन्हा ने गुस्सा जब्त करते हुए ट्रे सोफे के बीच पड़े टेबल पर रखी और फौरन वहां से जाने का इरादा किया। अभी वो ट्रे टेबल पर रखकर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि वो बोल उठा। आप नहीं बैठेंगे हमारे साथ? वो जो मुंह मोड़ कर खड़ी थी, गुस्से में अपनी आंखें बंद की, एक लंबा सांस लेकर खुद को ठंडा किया और उस शख्स की तरफ दोबारा मुड़ी। नहीं, मुझे काफी काम है, असल में मैं दूसरों की तरह फारिग नहीं हूँ। वो जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ तंजिया लहजे में बोली। पहले ये आदमी मेरे जिम आया, फिर मेरे साथ हर केस में फिक्स हुआ और अब तो घर ही आ गया। साथ वाले सोफे पर बैठी सोनिया बेगम ने उसका लहजा महसूस कर लिया था। अरे बुराक बेटा, इसकी तो ऐसी आदत है, मजाक करती रहती है। तुम चाय लो ना। और मिन्हा, तुम इधर मेरे साथ आकर बैठो। सोनिया बेगम ने बात बदलने की कोशिश की। मिन्हा ने नफी में सर हिलाया, मगर जब सोनिया बेगम ने गुस्से में उससे आंखें दिखाई तो वो मुंह चिढ़ाती हुई वहां बैठ गई। बुराक ने चाय का कप उठाया और चाय की पहली घूंट ली। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। मिन्हा अपनी अम्मी को देखकर फातिहाना मुस्कुराई। हर वक्त सोनिया बेगम से उसे एक ही ताना मिलता था, तुम्हें तो चाय भी नहीं बनानी आती, ससुराल वाले क्या कहेंगे। एक तो हमारी प्यारी माओ को बेटी से ज्यादा ससुराल वाले क्या कहेंगे की फिक्र क्यों होती है। लेकिन वो थोड़ा सोच कर बोला। लेकिन क्या? वो मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। चीनी थोड़ी कम है। वो मिन्हा की तरफ देख कर बोला। मिन्हा का बस नहीं चल रहा था कि उसकी आंखों ही आंखों में खा जाए। इतने में बी जान ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वो घुटने की मरीज थी। उनको सहारा देने के लिए सोनिया बेगम उठी। अब सामने वाले सोफे पर बुराक बैठा था और सवात वाले पर सिर्फ मिन्हा। थोड़ी चीनी मिलेगी मैडम? बुराक ने बहुत मासूमियत भरे लहजे में बोला। जहर न ले तुम्हारे लिए, वो हल्का सा बोली, मगर बुराक सुन चुका था। आपके हाथ से वो भी चलेगा, उसकी गहरी आंखों में देखकर बोला। मीना के पास अब कोई जवाब नहीं था। इससे ज्यादा वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। वो उठी और ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंचकर उसने मुड़कर उस शख्स को देखा जो बस उसी ही देख रहा था, जैसे उस कमरे में बस वही एक हो जिसे वो बार बार देखना चाहता हो। मीना नजरअंदाज करती हुई वहां से चली गई। बेटा, तुम्हारे घर वाले किधर हैं? बीजान ने बैठते साथ ही पहला सवाल किया। वो जो अपने ही किसी ख्याल में गुम था, उस सवाल पर एकदम चौंका। वो मेरी फैमिली, वो असल में, जिस सवाल से वो भागता था, बीजान ने वही सवाल कर लिया था। उसको अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि वो कैसे जवाब दे। वो असल में मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया है। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ, इजाज़त दें। उसने ये जुमला बहुत मुश्किल से पूरा किया था। बेटा बैठो ना, अभी तो तुम आए हो। सोनिया बेगम उसको रोक रही थी, मगर वो जाने का इरादा कर चुका था। नहीं आंटी, फिर कभी सही। इतना कहकर वो बाहर निकला था। उसे क्या हुआ?
बी जान को हैरत हुई। वो अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। हर जगह अंधेरा था। उसने लाइट्स जलाना जरूरी नहीं समझा। अपार्टमेंट 2 कमरों पर मुश्तमिल था और साथ में ओपन किचन था। वो सीधा अपने कमरे में दाखिल हुआ। बेड के पास आकर बुराक जमीन पर बैठ गया। आज एहसास हुआ कि कुछ सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। वो बचपन से एक हैप्पी फैमिली के लिए तरसा था। जब बाकी बच्चे अपने बाप के साथ ईद की नमाज पढ़ने आते तो वो यही सोचता था कि एक दिन वो भी अपने बाप के साथ ऐसे ही यहाँ आएगा। हर कदम पर उसे अपनी महरूमी का शिद्दत से एहसास होता था। उसकी आखिरी उम्मीद उसकी माँ थी, मगर उनके मरने के बाद वो इस दुनिया में अकेले रह गया था। तुम्हारी माँ मर गई है बुराक। लोगों की ये बात उसके दिमाग से नहीं निकलती थी। अरे यही तो है अपनी माँ का कातिल। आंखें नम हुई थी। पहले पैदा होते ही माँ बाप को जुदा कर दिया, अब बदकिस्मत अपनी माँ को भी खा गया। उसके दिमाग में ये आवाजें आज भी गूंज रही थीं। माँ बाप एक ऐसी नेमत है जो जिंदगी में एक ही बार मिलती है। हम हर रिश्ता जिंदगी में दोबारा हासिल कर सकते हैं, मगर माँ बाप एक बार बिछड़ जाए तो कभी नहीं मिलते। बेख्तियार उसकी आंख से पहला आंसू निकला, फिर दूसरा आंसू। दिमाग बचपन में वहीं बचपन की यादें घूम रही थी। वो चाहकर भी उनसे पीछा नहीं छुड़वा पा रहा था। रात हो चुकी थी, मगर वो ऐसे ही बैठा रहा। आंसू अब आना बंद हो गए थे। आंखें रोने की वजह से लाल हो रही थी, लेकिन यादें थी कि पीछे ही नहीं छोड़ रही थी। वाकई कुछ यादें अजाब बन जाती हैं और कब्र तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। काश जो यादें हमें तकलीफ देती हैं उन्हें मिटाना मुमकिन होता तो हम इंसान कितना खुश होते। उससे बेख्तियार सोचा। ईशा की अजान उसके कानों में पड़ी तो वो कुछ होश में आया। उसने वजू करने के लिए वॉशरूम का रुख किया। थोड़ी देर बाद वो वजू करके वापस आया, जाए नमाज बिछाया और अपने अल्लाह के रूबरू खड़ा हुआ। उससे अपने दिल का हाल बताया। वो बचपन से यही करता आ रहा था। वो लोगों के सामने रोकर खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहता था, या शायद आज तक उसे ऐसा कोई मिला ही नहीं था जो उसके जज्बात समझ सके। नमाज के बाद वो बहुत देर तक जाए नमाज पर बैठा अपने रब से बातें करता रहा। कुछ देर बाद वो खुद को हल्का महसूस कर रहा था। यार हुमायूं, मेरा आइसक्रीम खाने का इतना दिल कर रहा है, लेकिन अगर इस वक्त गाड़ी निकाली तो बीजन और अम्मी ने 10 सवाल करने हैं। वो रात के पैजामे और शर्ट पहने अपने कमरे में चक्कर लगाती हुई हुमायूं से फोन पर बात कर रही थी। आइसक्रीम में उसकी जान थी। सर्दी हो या गर्मी, वो आइसक्रीम के बिना नहीं रह सकती थी। हद है मिन्हा, कहीं से लग रहा है तुम एक इंस्पेक्टर हो। अगर मैं इधर होता तो तुमने मेरे कान खा लेने थे कि चलो चलो। हुमायूं हंसकर बोला। वो अपने नए फ्लैट के लाउंज में बैठकर बात कर रहा था। हाँ, तो हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। इंसान के कुछ शौक होते हैं जो कभी नहीं छूटते। हुमायूं उसकी बात पर मुस्कुराया था। तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? तुम उधर सेट हो गए? उससे बात बदली। हाँ, बस हो गया हूँ, थोड़ा बहुत सेट। वो इतना खुश नजर नहीं आ रहा था। कुछ वक्त लगेगा सेट होने में। अच्छा हुमायूं, गुड नाइट, सुबह ऑफिस भी जाना है। मिन्हा को नींद आ रही थी। हाँ चलो, गुड नाइट, हुमायूं ने जमाई लेते हुए कहा। मिन्हा ने फोन बंद कर दिया था। उसे अपने कमरे की बालकनी में कुछ महसूस हुआ, जैसे वहां खड़ा कोई उन दोनों की बातें सुन रहा था। उससे बालकनी के पास आकर पर्दा पीछे किया। बालकनी की खिड़की पहले ही खुली थी। मिन्हा ने बाहर झांका, मगर इधर कोई नहीं था। गली सुनसान थी। मिन्हा ने अपना वहम समझा और नीचे किचन में पानी का जग लेने चली गई। किचन के सामने ही बीजान का कमरा था। हुमायूं के जाने के बाद वो इधर ही शिफ्ट हो गई थी। बीजान के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अभी तक नहीं सोई थी। उसने बीजान के कमरे का रुख किया और उनके साथ बैठकर बातें करने लगी। इतने में कोई उनकी छत पर छलांग लगाकर घुस आया था। वो कोई चोर नहीं था, बस कुछ देने आया था। उसने छत से नीचे रस्सी लटकाई। रस्सी सीधा मिन्हा की बालकनी में गिरी थी। रस्सी ऊपर किसी मजबूत चीज से बांधकर वो उससे लटक कर नीचे आया। बालकनी से एक नजर कमरे में डाली। जालीदार पर्दों की वजह से कमरे के अंदर सब देखा जा सकता था। कमरे में कोई नहीं था। उसने फौरन से खिड़की से अंदर कमरे में छलांग लगाई। आइसक्रीम का डब्बा जो उसके हाथ में था उसने बेड पर रखा और वापसी का रास्ता अख्तियार किया। ऊपर छत पर आकर अपने अपार्टमेंट की छत पर छलांग लगाई। दोनों छतें आपस में जुड़ी हुई नहीं थी, मगर फासला कम था। अपने कमरे में आकर उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो जूते भी उतारे। जाते साथ बेड पर वो उल्टे मुंह लेटा और फौरन ही गहरी नींद सो गया। कोई काम सीधा था उस मासूम आदमी का। थोड़ी देर बाद जब मिन्हा कमरे में वापस आई तो बेड पर आइसक्रीम का डब्बा देखकर हैरान हुई। डब्बे के ऊपर एक पर्ची टेप से चिपकी हुई थी। उससे पर्ची उतारी। उस पर कुछ इस तरह लिखा था। आइंदा कुछ खाने का दिल करे तो इस मासूम आदमी को याद फरमा लीजिएगा, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। और नीचे उसका नंबर लिखा था। मिन्हा को पहले थोड़ा गुस्सा आया, मगर उसने फिर बिना कुछ सोचे आइसक्रीम खाना शुरू कर दी। आखिर आइसक्रीम का क्या कसूर? ये छोटी छोटी चीजें ज्यादा असरअंदाज होती हैं।
کہنے میں یہ آئس کریم تھی، مگر اس کو پہنچانے میں دوسرے انسان کے کتنی ایفرٹس تھی وہ قابل دید تھی۔ اگلے دن شام کو جب انہا آفس سے واپس آئی تو اپنے گھر کے دروازے پر گاڑی روکی، پھر وہ گاڑی پارک کرنے کے لیے گیٹ کھولنے اتری۔ گھر کے ساتھ والے دروازے سے براق نکلتا دکھائی دیا۔ منہا کو براق کی رات والی حرکت یاد آ گئی تھی۔ وہ غصے میں براق کی طرف بڑھی۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے کو لاک لگا رہا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ اس نے آتے ساتھ برسنا شروع کر دیا تھا۔ ایک معصوم سا آدمی، وہ منہا کی طرف بنا دیکھے بولا۔ میرے سے زیادہ فری مت ہو۔ کل رات جو تم نے حرکت کی ہے اس پر سیدھا سیدھا پولیس کیس بنتا ہے۔ کیا کیا ہے میں نے میڈم جی؟ وہ جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ تم بنا کسی کی اجازت ہمارے گھر آئے، چھپ کر میری باتیں سنی، جو کہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے۔ وہ اسے یاد کروا رہی تھی۔ براق چپ ہو گیا تھا، وہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر منہا پھر سے اس پر برسی۔ میں نہیں جانتی تم کیا چاہتے ہو، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ حرکتیں کر کے تم میری توجہ حاصل کر لو گے تو تمہاری بھول ہے۔ آئندہ چھپ کر میری باتیں سننے کی کوشش بھی کی تو سیدھا جیل جاؤ گے۔ دوسری بات مسٹر براق، اب اپنی یہ ہیرو پنتی بند کر دو۔ میں کسی فلم کی ہیروئن نہیں ہوں جو ان چیزوں سے خوش ہو جاؤں گی۔ میں انسپکٹر منہا ہوں، تو آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ وہ دو ٹوک زبان میں سب بول کر مڑی۔ پہلی بات، میں نے آپ کی کوئی بات نہیں سنی۔ میں رات آئس کریم کھا رہا تھا اور مجھے آپ کا خیال آیا۔ آنٹی نے بتایا تھا کہ آپ کو آئس کریم بہت پسند ہے، تو سوچا آپ کو بھی آئس کریم دے آؤں۔ دوسرا، ہاں میں معافی چاہتا ہوں، میرا طریقہ غلط ہو سکتا ہے مگر میری نیت نہیں، لیکن میں بھول گیا تھا کہ آپ ایک انسپکٹر ہیں جن کے سینے میں دل نہیں ہے۔ وہ سرد لہجے میں کہتا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ براق واقعی منہا کی باتوں سے افسردہ ہوا تھا۔ منہا نے اس کا لہجہ نوٹ کیا تھا۔ رات کو وہ 20 سالہ لڑکی بڑی سی چادر لیے، ہاتھ میں فون پکڑے لان کے چکر لگا رہی تھی۔ کافی پریشان نظر آ رہی تھی، یا شاید کسی کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک اس کے فون پہ رنگنگ ہوئی۔ اس نے فون پر جگمگانے والے نام کو دیکھتے ہی کال اٹھا لی۔ کہاں ہیں آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ فکر مند تھی۔ میری جان، تیاری میں وقت تو لگتا ہے نا، چلو اسی لوکیشن پر آ جاؤ جہاں کا ایڈریس میں نے تمہیں ٹیکسٹ کیا تھا۔ دوسری طرف سے ایک مرد بولا تھا۔ ہم صحیح تو کر رہے ہیں نا؟ ایک دفعہ آپ رشتہ لے آتے تو ہمیں ایسا قدم نہیں اٹھانا پڑتا۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھانے کا ارادہ تو کر لیا تھا، مگر وہ یہ سب نہیں چاہتے تھے۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ اب ڈرو نہیں، ہم نکاح کر کے صبح ہی واپس آ جائیں گے، پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا۔ اب پیار کیا ہے تو ہمت بھی دکھاؤ۔ ہاں، نکاح کر کے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جیسے اس کی باتوں پر خود سے بھی زیادہ یقین کرتی تھی۔ اب جلدی کرو، وقت بہت کم ہے۔ اتنا کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا۔ لڑکی نے کچھ دیر سوچا کہ کم عمر لڑکیوں کو کیوں لگتا ہے کہ جو مرد اس طرح چھپ چھپا کر ان سے نکاح کر رہا ہے وہ کل کو ان کا ساتھ دینے کی ہمت بھی کرے گا۔ وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی، گیٹ کو لاک لگایا اور آگے بڑھی۔ وہ 2 قدم آگے گئی ہی تھی کہ مڑ کر اپنا گھر دیکھا۔ گھر بہت بڑا نہیں تھا، مگر اس گھر سے جڑی یادیں بہت بڑی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اسے اپنے ماں باپ کا خیال آیا تھا، مگر پھر اپنا پیار یاد آیا تو اس کے رختے قدم پھر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ چلتی چلتی اس لوکیشن پر پہنچ گئی تھی۔ اس لڑکے نے اسے کسی سنسان گلی میں بلایا تھا۔ ادھر اتنا اندھیرا تھا کہ پاس کھڑا آدمی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا مگر یہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ ابھی بھی وقت ہے، واپس چلی جاؤ، مگر ابھی وہ کچھ اور سوچتی کہ پیچھے سے کسی آدمی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاتھ میں رومال تھا جس پر بے ہوشی کی دوا تھی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے بھر چکی تھیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر وہ بے بس تھی۔ اس کا پیار اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ وہ آخری خیالات تھے جو اس کے ذہن میں آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور ہاتھ میں جو موبائل تھا وہ نیچے زمین پر گرا تھا۔ صبح فجر کے وقت جب مسٹر مسز سعد اپنے گھر واپس آئے تو چابی سے لاک کھولا۔ دونوں بہت خوش نظر آتے تھے، مگر جیسے انہوں نے دروازے سے اندر قدم رکھا تو ساری خوشی غائب ہو گئی تھی۔ لان میں ایک بڑا لال رنگ کا سوٹ کیس رکھا تھا۔ دونوں نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ سوٹ کیس ان کا نہیں تھا۔ دونوں کے دماغ میں بہت الٹے سیدھے خیال آ رہے تھے۔ پھر سعد صاحب نے تھوڑی ہمت کر کے قدم آگے بڑھائے اور سوٹ کیس کو کھولا۔ ان دونوں کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ وہ سوٹ کیس کھل چکا تھا اور جو سوٹ کیس کے اندر تھا وہ دونوں کی چیخیں نکلوانے کے لیے کافی تھا۔ دونوں کی ایک درد بھری چیخ نکلی، ایسی چیخ جو پورے محلے میں گونجی تھی۔ محلے والے جو اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے وہ ان کے گھر کی طرف بھاگے۔
مسز سعد اسی وقت بے ہوش ہو چکی تھی اور سعد صاحب گہرے صدمے میں تھے۔ محلے میں سے کسی نے پولیس کو کال کر کے یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس تھا۔ آخر کیا تھا اس سوٹ کیس میں؟ کیا مینہا یہ کیس حل کر پائے گی؟